दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था क्लास 10th का और हम पहला यूनिट जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका हमने हाफ पोर्शन किया था। हाफ पोर्शन मतलब हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इन्हीं इक्वेशन को हमने बैलेंस करना सीखा था। ठीक है, किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए एंड आई एम श्योर कि आपसे लास्ट में आते आते आपको सारे ही रिएक्शन बहुत अच्छे समझ में आएंगे और बनने लगेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी के साथ ही है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देन वी हैव रेडॉक्स रिएक्शन। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, आप नाम से ही समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई चीज कंबाइन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक ये प्रोडक्ट है ए और ये प्रोडक्ट है बी। ठीक है, दिस प्लस दिस आफ्टर रिएक्शन दे विल फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक, तो इसी को हम लिख लेते हैं। हमारे पास है प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी, आफ्टर रिएक्शन इट विल मेक अ कंपाउंड कॉल्ड ए बी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए और बी क्या हो रहा है, यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि जब कोई भी दो प्रोडक्ट जो है, दो रिएक्टेंट्स जब आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसको क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक, प्लस हमने लिया है वाटर। क्या होगा आफ्टर रिएक्शन, इट विल गिव CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, और ये क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये किस स्टेट में है, सॉलिड में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप रिएक्शंस में उनके स्टेट लिख सकते हैं। वाटर किस में है, लिक्विड में, और वो क्या बना रहा है, एक एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, तो ये आप इस चीज को ध्यान दीजिए। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम क्विक भी कहते हैं, और ये है स्लैग लाइन। इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि जब ये जो क्विक लाइन है, जब हम इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होती है। बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप इसको एक कंटेनर में लिए हैं लाइन को और आप उसको ऐड करेंगे वाटर, आप उसको टच करके देखेंगे उस कंटेनर को, तो क्या होगा, आपको गर्म फील होगा। ठीक है, आपको हीट फील होगी। इसका मतलब ये कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्लस हीट। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि वो रिएक्शन जिसमें आफ्टर रिएक्शन हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, उस तरीके के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड आउट। ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास है, मान लीजिए कोल, तो कार्बन को अगर हम जलाएंगे तो क्या मिले, कार्बन को किसके, जब जलाएंगे तो किसकी हेल्प से चलेगा भाई, ऑक्सीजन जब तक नहीं रहेगा, आपको पता है कि कोई भी चीज जल नहीं सकती है, इसीलिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ये हमारे पास कार्बन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, और ये भी क्या आ रहा है, गैस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, carbon is combining with oxygen to give what, carbon dioxide. Again ये क्या है, combination reaction है। Another example we will see, मान लीजिए हमारे पास है
हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, दोनों अगर कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, किस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है और ये भी गैस फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आफ्टर कॉम्बिनेशन व्हाट दे विल प्रोड्यूस, दे विल प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन का क्या है, उल्टा है। ठीक, डिकम्पोज होंगी चीजें, चीजें अलग होंगी। ठीक है, जो हम देख रहे थे A प्लस बी क्या बना रहे थे, AB मिलके बना रहे थे। यहाँ पे ऑलरेडी एक हमारे पास कंपाउंड है AB, उसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। आफ्टर द रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरीके का रिएक्शन है, वी हैव ऑलरेडी AB कंपाउंड, आफ्टर रिएक्शन इट विल गिव A प्लस B। ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है फेरस सल्फेट, अगर हम इसको हीट देते हैं, इसको अगर हम हीट करते हैं, इसका कलर जनरली क्या होगा, ग्रीन रहेगा फेरस सल्फेट। इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड प्लस SO3 प्लस SO2। क्या है ये, सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास है ये इस तरीके से है, ये जो हमारे पास है ये क्या, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, यानी कि ये है FeSO4.7H2। इस चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ पे .7H2O को, बेसिकली ये जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप समझ सकते हैं ये H2O है मतलब क्या है, वाटर है, और ये डॉट के बाद जब लगता है तो हम इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, सो बेसिकली ये जो क्रिस्टल है ये किस कलर का है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, किसका है, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, जब हम इसको हीट देंगे, ठीक, तो क्या होगा, ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का है, तो उसका हीट देने से क्या होगा, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये कलर उसमें किस वजह से आ रहा था, इस 7H2O की वजह से आ रहा था, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके वजह से आ रहा था। जब हम उसको हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, सिर्फ सिंपल फेरस सल्फेट में। ठीक है, क्रिस्टल में नहीं, नॉर्मल फेरस सल्फेट में जब उसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन से वो व्हाइटिश हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम और एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं तो फिर वो फेरिक ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक सिंगल प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये हमारे पास है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो 2 पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है वाटर H2O, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर में हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो वो H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो टूट रहे हैं। ठीक, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। इसमें जब सनलाइट पड़ेगी
सिल्वर क्लोराइड में जब सनलाइट पड़ेगी तो ये सिल्वर प्लस क्लोराइड में टूटेगा। क्लोराइड मतलब क्लोरीन में ब्रेक होगा, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड किस में ब्रेक होगा? सिल्वर और क्लोरीन में। इसी तरीके से हमारे पास है सिल्वर ब्रोमाइड, फिर सनलाइट देंगे तो ये किस में टूटेगा? अगेन सिल्वर प्लस ब्रोमीन में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पहले रिएक्शन में हमने क्या दिया? हीट दिया, ठीक है। यहाँ पे भी सेकेंड रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट में भी हमने क्या दिया? हीट दिया। चूंकि हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं इसीलिए ये दो रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। रिएक्शन 1 एंड 2 क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन 1 और 2, क्योंकि हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, यहाँ भी हीट दे रहे हैं, थर्मल हीट दे रहे हैं, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो हम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं कौन से? इसमें वाटर का हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्ड वाला रिएक्शन क्या है? ये थर्ड रिएक्शन है जिसमें हमने वाटर को ब्रेक कराया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वो क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम। नाउ फोर्थ और फिफ्थ में देखो हमने क्या दिया? सनलाइट दिया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये जो रिएक्शन है जिसमें हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड यूज कर रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, या यूं कह लो कि फोटोग्राफी में यूज होता था, है ना। आजकल तो ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ ही चलता है। ये जो दो है, जब हम सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को हम अगर सनलाइट में डालेंगे या अगर उन पे सनलाइट पड़ेगी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन में, या फिर सिल्वर में और ब्रोमीन में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसको क्या कहते हैं हम? 4-5 को 4+5 जो रिएक्शन है वो कौन सा है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो किस लिए? फोटो यूज होता है इसलिए नहीं, इसलिए कि सनलाइट में क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं, और उन्हीं फोटॉन्स के हेल्प से ये इस तरीके से डिकम्पोज होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपने देखा हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन कौन से टाइप के हैं? थर्मल, जिसमें हम हीट दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि सनलाइट पड़ रही है। ये एक रीजन है क्यों हम सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को हम एक ब्लैक कलर के बॉटल में रखते हैं, है ना। अगर हम इसको व्हाइट में रखेंगे और उस पर सनलाइट पड़ेगा तो इजिली डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक। एक और चीज जो आप याद रखोगे यहाँ पे वो ये कि इन सभी रिएक्शन में क्या हो रहा है? इन सभी रिएक्शन में हीट, फोटॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, इसीलिए इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें कि हीट देनी पड़ रही है, ठीक है, उस या एनर्जी देनी पड़ रही है, उस तरीके के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो क्या हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरीके का रिएक्शन है? इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक और चीज आप बताइए, जब हम खाना खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, तो आपको क्या लगता है वो किस तरीके का रिएक्शन है? यस, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है उसमें? अब मान लीजिए आपने खाना खाया, आपने राइस खाया, कार्बोहाइड्रेट है राइस, वो क्या होगा? सिंपलर फॉर्म में टूटता है, ठीक है। वो सिंपलर ग्लूकोज में टूटेगा, यानी कि और सिंप्लीफाई होगा, इसीलिए वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक एलिमेंट है ए, और वो कंबाइन कर रहा है किसी कंपाउंड से जिसका नाम है BC, ठीक है। बी और सी कंपाउंड है, उससे कंबाइन कर रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? देखो,
ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए, एक सिंगल कंपाउंड है वो। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये जो आइटम है यानी जो ये ए है वो इसको यहाँ से हटा देगा, ठीक है, बी को हटा देगा और खुद वो जाके ए के साथ बॉन्ड बना लेगा और बी को अकेला छोड़ देगा, ठीक है। यानी कि भाई दो अच्छे फ्रेंड हैं, बी और सी दो अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है। एक फ्रेंड आया ए, फ्रेंड नहीं, एक अननोन पर्सन आया ए, सी को ए ज्यादा अच्छा लग गया बी से, ठीक है। तो सी ने कहा भैया तुम हटो यहाँ से, मैं ए के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? सो इसी तरीके से क्या हो रहा है, ये बी क्या हो रहा है, बी को हटा दिया जा रहा है, ठीक। क्यों हटा दिया जा रहा है? क्योंकि इनकी और इनकी एफिनिटी ज्यादा अच्छी हो रही है, ठीक है। बी और सी आपस में ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी एफिनिटी सी और ए आपस में ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बी एंड सी। उनकी एफिनिटी ज्यादा अच्छी बन रही है, उनकी दोस्ती ज्यादा अच्छी बन रही है ना। इसीलिए क्या हो रहा है कि भाई ये दोनों मिलके इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, किसको, बी को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, बी को हटा दे रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना ले रहे हैं। तो यही क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक। इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है आयरन नेल। तो आयरन है मतलब कि हमारे पास क्या है, Fe, आयरन नेल है, उसको डिप किया गया है कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये देखिए, ये जो ए बीकर है यानी इनिशियल कंडीशन में इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है, ठीक। अब हमने क्या किया, आयरन नेल को हम क्या कर रहे हैं, उस ब्लू कलर के सोल्यूशन में डाल दे रहे हैं। क्या कुछ रिएक्शन होगा, देखते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर। जैसे कि मैंने बताया ये क्या था भैया, ये भाई साहब ए थे, ठीक है। कॉपर क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, जो भी मैं बता रही थी। ये ए भाई साहब आए, सी ने इनको देखा कि हाँ भाई बी से ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, उसको हटाओ, बी को वहां से हटाओ। तो इनने क्या किया, ए ने और सी ने आपस में बॉन्ड बना लिया और बी को अकेला छोड़ दिया, है ना। यही तो मैं आपको समझा रही थी अभी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये बॉन्ड बना लेता है किसके, सल्फेट के साथ। अब आप ये समझो कि अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूँ, यानी कि अगर मैं कॉपर लूँ यहाँ पे और FeSO4 यहाँ पे लूँ, तो क्या ये CuSO4 प्लस Fe बनेगा? क्या बनेगा, देखते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये हमारा है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या क्या है इसमें, हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। यानी कि यहाँ पे जो टॉप ऑफ द सीरीज है वो वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है एंड एट द लास्ट जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, जब हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब इस चीज को समझो, ये रिएक्शन तभी होगा, ये इसको डिस्प्लेस तभी करेगा, ये भैया जो नया पर्सन आया है वो पहले वाले को डिस्प्लेस तभी करेगा कि जब ये इसमें इस रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आए, ऊपर आए, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, हमारे पास है Fe और हमारे पास है कॉपर, ठीक। तो जब इसने सल्फेट ने कॉपर के साथ बॉन्ड बनाया है, FeCu को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब Fe कॉपर से ऊपर है, यानी कि आयरन जब कॉपर से ऊपर है वो तभी उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है भाई। उससे अच्छा होगा तभी तो दूसरा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेटल इस मेटल आयन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है क्योंकि ये इसके ऊपर है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कॉपर Fe को हटा देगा, नहीं, कॉपर कहाँ है, नीचे है, तो वो Fe को नहीं हटा सकता, इसीलिए ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी में। मान लीजिए हमारे पास जिंक है और हमने फिर से कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, सॉल्ट सोल्यूशन लिया है। तो अब देखो कॉपर और जिंक कहाँ कहाँ पे है, जिंक तो हमारे पास ऊपर है और कॉपर अगेन नीचे है, तो क्या ये हटा देगा, यस हटा देगा। ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है। इसके सोल्यूशन से, सॉल्ट से नहीं, उसके सोल्यूशन से वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। आई होप आपके समझ में आ रहा है। ए तभी उसको डिस्प्लेस कर पाएगा अगर वो उस रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। जब ये क्या होगा, हाँ इसके बारे में और जो बताना था कि जब ये आयरन यानी कि Fe है,
जब FeSO4 हो जाएगा तो ये जो नेल है ये इसके ऊपर ब्राउन कलर चढ़ जाएगा, और ये ब्राउन कलर किस चीज का है? सल्फेट का है। ठीक है, उस नेल के ऊपर जो कि इनिशियली शाइनिंग कलर में था, उस नेल के ऊपर ब्राउन कलर का कुछ कवरिंग आ जाएगी जो क्या है? सल्फेट है। ठीक, और ये जो कलर है वो क्या हो जाएगा? व्हाइटिश हो जाएगा। पहले कैसा था? इनिशियली कैसा कलर था? ब्लू कलर था। अब क्या हो गया है? वो फेड हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर जाता जाएगा। क्यों ब्लू कलर जाता जा रहा है? क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो ब्लू कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फेट आयंस, एंड नाउ आयरन इज टेकिंग दैट सल्फेट आयन। सो ये क्या हो रहा है? उस सल्फेट आयन निकलने से उसका कलर क्या हो रहा है? फेड हो रहा है सोल्यूशन का। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि A है और B है एक कंपाउंड, यानी कि AB एक कंपाउंड है और CD एक कंपाउंड है, C और D एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि एक इसमें से ऑब्वियसली कैटायन होगा, एक एनायन होगा, है ना। तो अब या तो कैटायन का आपस में डिस्प्लेसमेंट हो जाए या एनायन का आपस में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यानी कि या तो नेगेटिव आयंस का आपस में डिस्प्लेसमेंट हो जाए या तो फिर पॉजिटिव आयन का आपस में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दो हैं, डबल हैं, दैट इज व्हाई इसको हम क्या कह रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिएक्शन किस तरीके का दिखेगा? हमारे पास हो जाएगा A और D प्लस B और C और B या B और C ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। तो आपको पता है सोडियम तो पॉजिटिव आयन है और सल्फेट जो है वो नेगेटिव आयन है। सिमिलरली बेरियम पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड क्या है? नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे देखो, ये जो बेरियम है, ठीक है, ये सल्फेट आयन को डिस्प्लेस कर देगा, या हम ऐसे कहें कि ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, ये इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। ठीक, तो बेरियम के साथ क्या आ जा रहा है? सल्फेट आ जा रहा है डिस्प्लेस होके, और क्लोरीन जो है सोडियम के पास चला जा रहा है। तो हमें क्या मिल जा रहा है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, क्या हो रहा है? फिर से देख लो, जो ये आयन है यानी कि जो नेगेटिव आयन है वो Ba के पास चला आ रहा है, और जो ये Cl है वो Na के पास चला जा रहा है। ठीक है, दो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है। हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहा है? एक सॉल्ट, जिसको हम कॉमन सॉल्ट NaCl कहते हैं और वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो Cl नेगेटिव है ये Na पॉजिटिव के पास चला आया, और ये जो OH नेगेटिव आयन है ये इस H के पास चला गया, पॉजिटिव H के पास चला गया, तो उसने क्या बना लिया? वाटर बना लिया। ठीक है, यानी कि H प्लस प्लस OH माइनस ने क्या बना लिया? H2O बना लिया, और Na प्लस प्लस Cl माइनस ने क्या बना लिया? NaCl बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। एक चीज आप याद रखेंगे, वैसे तो आप इसको आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और एक सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये रेडॉक्स क्या होता है? बेसिकली रेडॉक्स दो टर्म से बना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, किससे किससे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, अगर किसी कंपोनेंट में, अगर किसी एलिमेंट में कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। या फिर हाइड्रोजन लॉस कर रहा है तो भी हम उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, इसी का बिल्कुल उल्टा, अगर ऑक्सीजन लॉस कर रहा है और हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो वो क्या है? रिडक्शन है। ठीक है, सिंपल एक चीज याद रखो, आपको दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएंगी। ऑक्सीडेशन यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में
ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यानी कि वो प्रोडक्ट, वो एलिमेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन से अटैच हो जा रहा है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। या फिर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, उसमें से हाइड्रोजन चला जा रहा है उस एलिमेंट से, उस कंपाउंड से, तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कब होगा, जब किसी कंपोनेंट में ऑक्सीजन का लॉस हो और हाइड्रोजन का गेन हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने कॉपर पाउडर लिया हुआ है और उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कॉपर पाउडर जो है ब्राउनिश, ऊपर से उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश रहता है और डार्क हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको अगर हम रिएक्शन फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, कॉपर और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, है ना। जब उसको हीट दे रहे हैं यानी कि बर्न हो रहा है, तो ऊपर का लेयर ब्लैक हो जा रहा है और वही ब्लैक लेयर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक। अब देखिए ये जो कॉपर है क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ये इसको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन गेन हो जा रही है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी कॉपर ऑक्साइड पे अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, तो वापस से रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमको जो पहले वाला ओरिजिनल कॉपर था वो मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर बन जा रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये वाला क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें से हमारे पास जो ऑक्सीजन था वो हट जा रहा है, वो चला जा रहा है, और जब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो वो रिएक्शन क्या है, रिडक्शन, ठीक है। किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, ठीक। दूसरी चीज, इस H2O में क्या, इस जो हाइड्रोजन है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, इसीलिए क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर हम कहना चाहें कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चला जा रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, ठीक है। ये याद रखिए, ये रिडक्शन और जो ऑक्सीडेशन होगा ये सिर्फ रिएक्टेंट्स का ही होगा, प्रोडक्ट्स का नहीं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स का हो रहा है। एक और चीज, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है, H जो है, H2 है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑल्दो इस चीज को उल्टे तरीके से याद रखिए, जो प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा, H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, H2O में, तो H2 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि एक्चुअली में इसी H2 की वजह से कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अगर ये H2 नहीं होता तो क्या कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो पाता, नहीं हो पाता, इसीलिए क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता इस रिएक्शन में तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं, ठीक है। सो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन, ठीक। जिंक क्या हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन चला जा रहा है, आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। इसका मतलब ये, आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर रहा है, इसलिए जो कार्बन है वो क्या है, जो कार्बन है वो क्या है, इसको रिड्यूस कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये ऑक्सीजन है, इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये वाला पोर्शन। तो ये जिंक ऑक्साइड क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, और एक्चुअली में रिएक्शन में क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से इसको भी देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड
का O रिमूव हो जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, O रिमूव हो रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। ठीक, और ये देखो ये वाला क्या हो रहा है, क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यानी कि हाइड्रोजन लॉस किसमें है, ऑक्सीडेशन में, यानी कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ नहीं रहा है, इसके बावजूद भी हमने देखा कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अगेन ऑक्सीडेशन है। तो HCl में से हाइड्रोजन में HCl में से H निकल जा रहा है, हाइड्रोजन निकल जा रहा है, Cl बना ले रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो Mn से O निकल रहा है इसलिए वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको और ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपस में क्या बनाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो है तीनों, ये किसके एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन के। ये किसका है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। एक और टर्म जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ठीक, आप जैसे कि मैं शुरू में बता रही थी, आप कोई सामान, लोहे का सामान लेके आइए, उसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दीजिए, ऐसे थोड़ा टाइम मतलब महीने 2 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए, या फिर आप यूं कहो कि आप आयरन नेल ला रहे हो, उसको दीवार पे लगा दिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। इनिशियली वो कैसी थी, आयरन शाइनी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कैसी हो जाएगी, ब्राउन। कुछ टाइम बाद कैसे हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। तो ये ब्राउन किस वजह से हो रही है, ब्राउन वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो आयरन है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेगी। तो जो नेल पे जो वो आयरन ऑक्साइड की जो लेयर रहती, जो भूरा कलर आ रहा है, ब्राउन कलर आ रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, आयरन ऑक्साइड कह रहे हैं, और उसको रस्ट कहते हैं। आयरन के केस में वो क्या है, रस्ट है, और रस्ट एक तरीके का करोजन है, यानी कि जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो आप यूँ समझिए करोजन का, कि करोजन मतलब कि किसी दूसरे, एक कोई प्रोडक्ट है, कोई मटेरियल है, कोई मेटल है मान लो, वो बाहरी वातावरण से रिएक्ट करके कुछ ऑक्साइड बना ले रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, बाहर की उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, उसी हम क्या कह रहे हैं, करोजन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आयरन की बात, और स्पेसिफिकली आयरन के लिए हम इसको रस्टिंग कहते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कॉपर है तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का होने लगता है ना। हमारे पास सिल्वर है तो वो हो जाती है ब्लैक कलर। तो ये कॉपर का ग्रीन होना, सिल्वर का ब्लैक होना, आयरन का रेड होना कुछ समय बाद वातावरण में या एटमॉस्फेयर में रखने के बाद, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, करोजन कह रहे हैं। इसका डिटेल हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक और टर्म है जो आपको जानना है, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी, ज़्यादा अगर लंबे समय के लिए हम ऑयल को या फिर फैट को अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर वो लंबे समय के लिए एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो इस ऑयल या फैट में से क्या होगा, अनप्लीजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, ये सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। ठीक है, तो यही जो ऑयल, स्पेशली ऑयल और फैट का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसे ही क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी कहते हैं। किसका, स्पेशली ऑफ ऑयल एंड फैट। जैसे आपने कोई भी है, खाने का ही कोई तेल है आपके घर में, आप उसको काफ़ी लंबे समय से यूज़ नहीं किए हैं मान लीजिए, तो उसमें से एक अजीब सी जो महक आने लगेगी, वो किस वजह से, क्योंकि वो जो ऑयल है वो सड़ रहा है, खराब हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। और जैसे कि जो चिप्स के पैकेट है, जिसको सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, अंकल चिप्स, लेज और ये सब, उसमें हम नाइट्रोजन गैस को हम एज एन एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की वजह से ही वो चिप्स जो है, भाई चिप्स तो तली ही गई होंगी ना, अगर उस चिप्स को आप बहुत दिन तक रखेंगे बिना एंटीऑक्सीडेंट के, तो क्या होगा, वो खराब हो जाएंगी, महकने लगेंगी, है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन मिला देते हैं, और उसके इसलिए वो क्या रहती है, काफ़ी लंबे समय तक क्या रहती हैं, सेफ रहती हैं, सेफ टू ईट रहती हैं और ताज़ी रहती हैं। ठीक है,
सो ये क्या था हमारा रेंसिडिटी. सो इन दिस वे वी कंप्लीट आवर चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ओके, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी. थैंक यू वेरी मच.